नमस्ते, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल बी वेल्दी और मैं हूं आपके फाइनेंशियल एजुकेटर स्वाति। हमारे पास एक सवाल आया था, नाम उनका बदल कर बता रहे हैं। सवाल है राजेश जी का। लिखा है उन्होंने कि मैं आपका यूट्यूब चैनल बी वेल्दी नियमित रूप से देखता रहता हूं और आपके द्वारा दी गई जानकारी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। मैडम, मेरा आपसे सवाल है कि अभी मौजूदा स्थिति में मेरे ऊपर 5 लाख का क्रेडिट कार्ड का ड्यू शेष है और मैं जल्द से जल्द इससे बाहर आना चाहता हूं ताकि डेट फ्री हो सकूं। उसे चुकाने के लिए मेरे पास 5 लाख से अधिक के म्यूचुअल फंड्स हैं। तो सोच रहा हूं कि क्या मैं पर्सनल लोन लेकर सारा कार्ड्स का कर्जा चुका दूं और जो लोन की ईएमआई आएगी वो मैं म्यूचुअल फंड से मंथली एसडब्ल्यूपी करवा के ईएमआई पे करूं, या फिर पूरा म्यूचुअल फंड विथड्रॉ करके कार्ड्स के पेमेंट चुकाऊं। इसमें आप मेरी सहायता कीजिए। उन्होंने ये भी लिखा कि पर्सनल लोन अप्रॉक्स 10 से 11% पे मिल रहा है और म्यूचुअल फंड्स में अप्रॉक्स 14 से 15% मिल रहा है रिटर्न। तो मैं आगे क्या करूं, आप मुझे बताने की कृपा करें। अच्छी बात यह है कि राजेश जी कर्ज से मुक्त होना चाहते हैं, खासकर ऐसे कर्ज से जिस पर बहुत अधिक इंटरेस्ट लगता है। दूसरी अच्छी बात यह है कि उनके पास भले ही कैश उतना नहीं है कि वो सारा कर्ज चुका सकें, लेकिन उनके पास म्यूचुअल फंड निवेश है जिसकी मदद से इस डेट ट्रैप से निकला जा सकता है। हम ये मानकर चलते हैं कि उनके म्यूचुअल फंड का वैल्यू 5 लाख है और उनके पास म्यूचुअल फंड के अलावा कोई और निवेश नहीं है और हाल फिलहाल में किसी वित्तीय लक्ष्य का उनके ऊपर प्रेशर नहीं है। तो हमारे हिसाब से राजेश जी के लिए 3 रास्ते हो सकते हैं। पहला रास्ता, म्यूचुअल फंड निवेश रिडीम करें और पूरा कर्ज एक बार में चुका दें। इस रास्ते का फ़ायदा ये है कि सारा कर्ज एक बार में ही उतर जाएगा। इस रास्ते की दिक्कत ये है कि उनके पास कोई सेविंग नहीं बचेगी। अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो फिर क्या करेंगे। दूसरा रास्ता राजेश जी ने खुद ही सुझाया है। उन्होंने लिखा कि उन्हें पर्सनल लोन 11% पर मिल रहा है। उनके मुताबिक वो पर्सनल लोन लेकर क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग अमाउंट चुका देंगे और म्यूचुअल फंड में जो 5 लाख का निवेश है वहाँ से एसडब्ल्यूपी करके पर्सनल लोन की ईएमआई चुकाते रहेंगे। हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक अगर वो 2 साल के टेन्योर के लिए 5 लाख का लोन 11% पर लेते हैं तो उनकी मंथली ईएमआई आएगी 23,304 रुपये की। अगर 3 साल के लिए लोन लेते हैं तो 16,369 रुपये 16,369 इसका ये ईएमआई उनको आ रहा है। इस आइडिया की बैक टेस्टिंग करते हैं। अगर 3 साल पहले राजेश जी ने 5 लाख रुपए एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में निवेश करके वहाँ से 16,500 राउंड फिगर की एसडब्ल्यूपी की होती तो उनके कॉर्पस की करंट वैल्यू होती करीब 51,000 रुपये, 51,000। दूसरे फंड में भी देख लेते हैं। अगर आईसीआईसीआई बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में एसडब्ल्यूपी की होती तो आज उनका बैलेंस होता है 11,700 रुपये। तो पास्ट रिकॉर्ड देखकर ये लग सकता है कि ये ऑप्शन काम करेगा, लेकिन ये कट टू कट सिचुएशन हो सकता है ना। पिछले 2-3 साल में जब बाजार ने काफ़ी अच्छा किया है, लगातार ऊपर गया है, तब ये हाल है। अगर आने वाले 3 साल में बाजार में गिरावट आई तो राजेश जी का प्रिंसिपल अमाउंट तो 3 साल के पहले ही ख़त्म हो जाएगा। फिर ईएमआई कैसे जाएगी, ये तो बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। अब तीसरे रास्ते की बात करते हैं, जहां हम हाई कॉस्ट डेट यानी कर्ज को लो कॉस्ट कर्ज में बदलने की कोशिश करेंगे। यहां पर हम मिक्स ऑफ पर्सनल लोन और लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड को एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, इस रास्ते के फाइनल पॉइंट्स आपके सामने पेश करने के लिए हमने मदद ली है एक कंपनी के चीफ रिस्क ऑफिसर से। तो अगर ये मानकर चले कि क्रेडिट कार्ड की आउटस्टैंडिंग पर फिलहाल 3% मंथली इंटरेस्ट लग रहा है तो राजेश जी के लिए 1 साल का इंटरेस्ट होगा 1,80,000। जाहिर सी बात है ये हाई कॉस्ट डेट हो गया, तो इसे हमें लो कॉस्ट डेट में कन्वर्ट करना है। डेट मतलब कर्ज। कैसे, कोशिश करते हैं। देखिए, राजेश जी के इक्विटी म्यूचुअल फंड होल्डिंग की वैल्यू है 5 लाख और राजेश जी इसके अगेंस्ट लोन ले सकते हैं जिसका इंटरेस्ट उनके क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट का 1/3 होगा। मान लें कि उन्हें ये लोन 10.5% पर एनम पर मिलेगा और उनकी लोन एलिजिबिलिटी अगेंस्ट हिज इक्विटी म्यूचुअल फंड विल बी 2,25,000 रुपये। मतलब वो अपने लोन म्यूचुअल फंड होल्डिंग के अगेंस्ट 2,25,000 का लोन ले सकते हैं। तो उनका
पर एनम इंटरेस्ट आउटफ्लो होगा 23,625 का, और इस तरह से सेविंग होगी राजेश जी की 57,375 की। इस कैलकुलेशन को समझने के लिए यहाँ पर ज़रा पॉज करके ये देखिए, अगर 2,25,000 के क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग पर 36% पर एनम का इंटरेस्ट होता है तो राजेश जी को 81,000 इंटरेस्ट भरना होगा। इसे ए समझे। लेकिन अगर ये लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड लेते हैं तो 10.5% इंटरेस्ट के हिसाब से इन्हें एक साल में 23,625 रुपये का इंटरेस्ट भरना होगा। इसको आप बी समझिए, और ए से बी माइनस करेंगे तो सेविंग होगी 57,375 की। लेकिन लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड मिला 2,25,000 का, अभी भी क्रेडिट कार्ड पर 2,75,000 का आउटस्टैंडिंग है। इसके लिए हम पर्सनल लोन का रुख कर सकते हैं, जो कि राजेश जी ने कहा कि उन्हें 11% पर मिल रहा है। हालांकि हमें डाउट है कि पर्सनल लोन 11% पर मिलेगा। हमने चेक किया, रेट इससे कहीं अधिक है, लेकिन क्योंकि राजेश जी ने लिखा है तो हम वही लेकर चलते हैं। पर्सनल लोन के मामले में पहली बात 2% का प्रोसेसिंग फ़ी लगेगा, हमारा अमाउंट है 2,75,000। दूसरी बात 11% इंटरेस्ट के हिसाब से मंथली ईएमआई होगी 12,817, और 2 साल का इंटरेस्ट कॉस्ट होगा 32,612। यहाँ पर इंटरेस्ट आउटफ्लो पर सेविंग होगी 60,000 की। फिर से पॉज कीजिए और ये कैलकुलेशन देख लीजिए, जो ना समझे वो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इस तरह से हाई कॉस्ट कर्ज को लो कॉस्ट कर्ज में बदला जा सकता है, और जो सेविंग हो रही है उसे पर्सनल लोन को प्रीपे करने में इस्तेमाल करें, जिससे इंटरेस्ट कॉस्ट और कम हो जाएगा। दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि राजेश जी के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पर असर नहीं पड़ेगा, और अगर रिटर्न 12% मिला तो 2 साल में उसकी वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 6,27,000। और अगर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की वैल्यू बढ़ी तो उसके अगेंस्ट लोन की अमाउंट बढ़ सकती है, जिसका फ़ायदा उठाकर वो पर्सनल लोन की ऑब्लिगेशन को और कम कर सकते हैं। लेकिन हाई कॉस्ट डेट को लो कॉस्ट डेट में बदलने वाली स्ट्रैटेजी में एक इशू है। अगर बाजार गिरा और आपके म्यूचुअल फंड होल्डिंग की वैल्यू कम हो गई तो यू माइट नीड टू रीपे सम ऑफ द लोन और प्रोवाइड एडिशनल कोलैटरल। यहाँ गोल ये रखना होता है कि लोन टू वैल्यू रेशियो अलाउड लिमिट के भीतर रहे। इफ़ यू डोंट रीपे द अमाउंट विद इन 7 days, द लेंडर में लिक्विडेट योर म्यूचुअल फंड यूनिट्स टू रिकवर द अमाउंट। हमें लगता है, हमारी पर्सनल राय ये हो सकती है कि यहाँ पे कि राजेश जी को म्यूचुअल फंड निवेश रिडीम करके क्रेडिट कार्ड का ड्यू पूरा एक बार में चुका देना चाहिए। आप पूछेंगे क्यों? खत्म करो एक बार में सारा ये कर्ज का सयापा और नई शुरुआत करो। बाकी दोनों रास्तों में बाजार के उठापटक मायने रखेगी, और अगर बाजार गिरा तो निवेश भी गया और कर्ज भी नहीं चुकेगा। एक बात आपको मैं यहाँ बता दें कि राजेश जी की उम्र, उनके दूसरे निवेश, उनके फाइनेंशियल गोल और बाकी जिम्मेदारियों की जानकारी हमारे पास नहीं थी। इसलिए इन तीनों रास्तों में जो हम तय कर रहे थे या बना रहे थे उनके लिए, तो इन सारे फैक्टर्स को शामिल नहीं किया गया है। उन जानकारियों के बाद इस कैलकुलेशन में बदलाव की ज़रूरत पड़ सकती है। चलिए अब आपकी बारी, फटाफट अपनी राय दीजिए कमेंट में या व्हाट्सएप पे, या फिर मेल लिखकर। डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। याद रखें, आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ, और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफ़र में। वक्त देने के लिए शुक्रिया। आप सभी को बहुत सारा प्यार और दुलार। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी। और जाने के पहले बी वेल्दी सब्सक्राइब करना ना भूलें।